आज मैंने सोचा, ऐसा कौन सा प्रश्न है जो कोई भी अन्य युग्मित पोटेंशियल एनर्जी के लिए पूछा जा सकता है। ऐसे बहुत से हैं, क्योंकि आपको हार्मोनिक ऑसिलेटर को एक साथ लाना है। आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की उपस्थिति में हार्मोनिक ऑसिलेटर हो सकता है। आपके पास हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल में एक ऑसिलेटिंग पार्टिकल हो सकता है और यह भी मैग्नेटिक फील्ड से प्रभावित है। तो यह कुछ बातें हैं। आप पहले ही हार्मोनिक ऑसिलेटर के साधनों के बारे में सीख चुके हैं। अब आप असल में इस डेटा का इस्तेमाल करना और उसे हल करना सीखेंगे। आपको इस गणना को फिर से करने की जरूरत नहीं है। तो यह कुछ सिंपल ट्रिक्स हैं जो लागू हो सकती है और इनसे प्रत्यक्ष परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। तो मान लो मैंने आपको पोटेंशियल एनर्जी दी है जो है x + y²। इसे 2 डायमेंशन के मोशन में ले जाएं। मान लो कि मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी है x + y²। आप श्रोडिंगर इक्वेशन हल कर सकते हैं। आप इसे कैसे हल करेंगे? आप अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस को रोटेट का प्रयास कर सकते हैं। 45 डिग्री रोटेशन करें इस तरह से कि वहां एक दिशा में पोटेंशियल हो और दूसरी दिशा में शून्य पोटेंशियल हो। और अब आप इसे हल करने का प्रयास कर सकते हैं। यह उचित कोऑर्डिनेट के चयन करने की ट्रिक है जो आपको मदद करेगी। हमने यह कई बार किया है, ठीक है। हम परिस्थिति के अनुसार उचित कोऑर्डिनेट का चयन करते हैं। तो सिंपल ट्रिक में शामिल है कैपिटल X की जगह x + y लिखकर कोऑर्डिनेट सिस्टम में बदलाव करना और फिर अन्य कोऑर्डिनेट लिखें जो इस कोऑर्डिनेट के ऑर्थोगोनल है। तो अगर इसे क्लॉकवाइज दिशा में 45 डिग्री रोटेट कर दिया जाए तो इसे 45 डिग्री रोटेट करना चाहिए। आपको पता है मैं क्या बोल रही हूँ। और आप 2 ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट्स को क्लॉकवाइज दिशा में रोटेट करेंगे तो इसे इस दिशा में होने चाहिए। फिर हम क्या करेंगे? छोटा x और छोटा y लिखने के बजाय हम 2 डायमेंशंस में श्रोडिंगर इक्वेशन लिखेंगे। इसे कैपिटल X और कैपिटल Y के टर्म्स में लिखेंगे। मुझे यकीन है कि आपने जेई और अपने मैथ कोर्स के दौरान कई बार ऐसे बदलाव किए होंगे। तो इस कैपिटल X और कैपिटल Y कोऑर्डिनेट में अगर आप श्रोडिंगर इक्वेशन बदलाव करते हैं तो यह पोटेंशियल के साथ आपका श्रोडिंगर इक्वेशन हो जाएगा। इसमें हाफ x² होगा। आप इसे अभी भी एक डायमेंशनल प्रॉब्लम की तरह हल कर सकते हैं, लेकिन मोशन 2 डायमेंशंस में होती है तो यह अन्य दिशा में फ्री पार्टिकल की तरह बर्ताव करता है। तो आपको इसका ध्यान रखना होगा। तो इस कोऑर्डिनेट में पोटेंशियल एनर्जी केवल x का फंक्शन है और हम सेपरेबल फंक्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, x का साई और y का साई, जैसा कि मैंने किया था। तो इस सेपरेबल फंक्शंस का इस्तेमाल करें। यह स्टैंडर्ड है जिसके बारे में आपको 2 डायमेंशंस हार्मोनिक ऑसिलेटर या बॉक्स के 2 डायमेंशनल पार्टिकल में बताया है। और फिर जैसे कि उसने पहले ही दर्शाया था, x का साई स्प्रिंग कांस्टेंट के साथ हार्मोनिक ऑसिलेटर के सॉल्यूशन की तरह व्यवहार करेगा। चलो मानते हैं कि k इक्वल है 1 और y का साई फ्री पार्टिकल की तरह है। तो जब आप वेव फंक्शन लिखते हैं, जैसे कि मानो मुझे वेव फंक्शन का ग्राउंड स्टेट लिखना है, कैपिटल X कोऑर्डिनेट में ग्राउंड स्टेट और कुछ मोमेंटम के साथ एक फ्री पार्टिकल कैपिटल Y में आप इस वेव फंक्शन सॉल्यूशन को कैसे लिखेंगे? तो मैं कहूंगी यह x कैपिटल X कैपिटल Y का साई होगा, x का साई कैपिटल X कैपिटल Y का साई और कैपिटल X का साई। चलो मानते हैं कि ग्राउंड स्टेट प्रोपोर्शनल होगा। e के पावर मैं इस कांस्टेंट को नहीं लिखूंगी। x² कुछ कांस्टेंट नंबर्स और y का साई प्रोपोर्शनल होगा e का पावर माइनस i के x से। माफ करें कि y e का पावर माइनस i के कैपिटल Y। अब एनर्जी क्या होगी? इस केस के लिए एनर्जी है n इक्वल है 0 विशिष्ट के अंतर्गत हाफ h क्रॉस ओमेगा। y पीस के लिए
h क्रॉस स्क्वायर के स्क्वायर्ड ओवर। ठीक है, आप समझ गए ना? पहले के मामले में एनर्जी भी एक्स कोऑर्डिनेट पर समेशन करके की जाती है। 2 डायमेंशन हार्मोनिक ऑसिलेटर में आपके पास था एन एक्स प्लस हाफ एच क्रॉस ओमेगा प्लस एन बटा प्लस हाफ एच क्रॉस ओमेगा, लेकिन यहाँ कैपिटल एक्स हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह है। मैं विशेष रूप से ग्राउंड स्टेट ले रही हूँ, तो यह होगा हाफ एच क्रॉस ओमेगा फॉर कैपिटल एक्स कोऑर्डिनेट और कैपिटल वाई कोऑर्डिनेट। यह फ्री पार्टिकल की तरह होगा, तो मैंने गणना नहीं की, मैंने हार्मोनिक ऑसिलेटर सॉल्यूशन अज्यूम किया है। इसे देखते हुए दिया हुआ पोटेंशियल भिन्न कोऑर्डिनेट सिस्टम दर्शाता है, जहां यह एच कोऑर्डिनेट में हार्मोनिक ऑसिलेटर और कैपिटल वाई कोऑर्डिनेट में फ्री पार्टिकल की तरह व्यवहार करता है, तो इसीलिए इसे जोड़ा जाता है। एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर्ड जोड़ा गया है। आपको यह वेव फंक्शन मिलने के बाद आप पीछे जा सकते हैं और स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई के टर्म्स में कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई लिख सकते हैं, और आप इसे अपने ओरिजिनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन एनर्जी स्पेक्ट्रम में नहीं। एनर्जी आइगन वैल्यू है जो बदल नहीं सकती। आप पीछे जाकर इस वेव फंक्शन को इस टर्म्स में लिख सकते हैं। इसे वाई एक्स प्लस वाई को बाई रूट 2 से बदलें और यह है एक्स माइनस वाई बटा रूट 2, और फिर आप वापस जा सकते हैं वेव फंक्शन पर लिटिल एक्स लिटिल वाई कोऑर्डिनेट में। यह स्मॉल है, ठीक है। तो अभी पार्टिकल को कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में लेते हैं। चलो पार्टिकल को हार्मोनिक ऑसिलेटर में लेते हैं। पोटेंशियल को बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड के अधीन होगा। जब आप पोटेंशियल एनर्जी रखना चाहते हैं तो इसे एक डायमेंशन लेते हैं। आपको ये जोड़ना है। ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसे एनर्जी ना समझें। ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई टाइम्स एक्स है, जब क्यू पार्टिकल का चार्ज है। आप इसे कैसे हल करेंगे? आप यह देखने की कोशिश करते हैं कि आप इसे दूसरे कोऑर्डिनेट के लिए फिर से डिफाइन कर सकते हैं या नहीं, इस तरह से कि यह आपका परिचित पोटेंशियल बन जाए। तो आप इन स्क्वायर्स को कंप्लीट करें। ऐसे प्रॉब्लम को हल करने के लिए आप इसे कैसे करेंगे? अगर आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स है, ऐसे ही जैसे आप अपना एक्स शिफ्ट करते हैं और फिर कांस्टेंट सबट्रैक्ट करके अपने एक्स को शिफ्ट करें और कांस्टेंट सबट्रैक्ट करें, तो फिर हमें क्या करना है? हम एक्स के बजाय कोऑर्डिनेट में बदलाव करें। आप नए कोऑर्डिनेट को एक्स प्राइम कहेंगे, जो शिफ्टेड कोऑर्डिनेट है। यहाँ शिफ्ट किया गया कोऑर्डिनेट लीजिए और आपके सिस्टम का क्या होगा? आपकी पोटेंशियल एनर्जी जो यह थी बन जाएगी शिफ्ट किया गया यह ए जिसे मैंने एक कॉम्पैक्ट नोटेशन के रूप में लिखा है, उसे वास्तव में इस चित्र से देखा जा सकता है। आप अपने कोऑर्डिनेट कैसे बदलेंगे? और वहाँ ए है, शून्य पोटेंशियल एनर्जी शिफ्ट हुई है। यह केवल कांस्टेंट है। इस सिस्टम के लिए एनर्जी आइगन वैल्यूज क्या होगी? ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या है? हाफ एच क्रॉस ओमेगा माइनस इन एनर्जी की कांस्टेंट शिफ्ट जो है क्यू स्क्वायर्ड ई स्क्वायर्ड बटा 4 के स्क्वायर्ड। वेव फंक्शन का क्या होता है? वेव फंक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की अनुपस्थिति में x पर इक्वल है 0, पहले पीक होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की उपस्थिति में यह शिफ्ट होगा जो QE बटा 2 से शिफ्ट होगा। आपको सॉल्यूशन ढूंढना होगा। अगर आपको हार्मोनिक ऑसिलेटर सॉल्यूशन पता है तो इसकी जरूरत नहीं है। आप कह सकते हैं कि इस पोटेंशियल के लिए आप स्क्वायर पूरे करने की ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं और फिर पढ़ सकते हैं कि वेव फंक्शन शिफ्ट हुआ है। जहां भी वेव फंक्शन के पीक्स थे वे शिफ्ट होंगे या पूरा वेव फंक्शन वास्तव में शिफ्ट होगा, लेकिन एनर्जी आइगन वैल्यूज बदलते नहीं हैं। मैं सिर्फ यह पूछ रही हूँ कि अगर आप स्टेशनरी स्टेट सॉल्यूशंस लेते हैं तो केवल टाइम इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन को देखकर सॉल्यूशन वेव फंक्शन के प्लॉट समान दिखता है, लेकिन एक्स की ओर शिफ्ट हुआ है। यह ठीक है कि सभी प्रॉब्लम्स के लिए फेज फैक्टर टाइम इवोल्यूशन फेज फैक्टर है।
तो आपको यह प्रॉब्लम देकर मैं आपसे यह पूछती हूँ कि पहली एक्साइटेड स्टेट एनर्जी क्या है। तो मुझे लगता है कि परीक्षा में आप सब 10 पन्नों पर गणना करेंगे। ऐसा ना करें, आपको केवल एक लाइन लिखनी है कि यह ट्रिक है। हार्मोनिक ऑसिलेटर सॉल्यूशन को अज्यूम करके यह होगा 3/2 H क्रॉस ओमेगा माइनस Q स्क्वायर E स्क्वायर बटा 4 के स्क्वायर। इसकी पावर का इस्तेमाल करें। आप में से कई लोग इस आसान ट्रिक को जानते हैं जटिल गणना करने से पहले, तो आपको गणना करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो मैंने अभी कहा था कि सॉल्यूशन x प्राइम कोऑर्डिनेट से शिफ्ट होगा और इसे इस टर्म्स में फिर से लिख सकते हैं। अगर आपको आपका पहला कोऑर्डिनेट याद है तो मैंने रो में कैसे लिखा था, आप फिर से लिख सकते हैं और आप कह सकते हैं कि एनर्जी Rn प्लस हाफ H क्रॉस ओमेगा एक्साइटेड स्टेट्स के लिए है, लेकिन यह शिफ्ट हुआ है पूरी तरह से। हर एक एनर्जी लेवल निगेटिव दिशा में शिफ्ट होते हैं Q स्क्वायर्ड E स्क्वायर्ड बटा 4 के स्क्वायर से। तो क्लासिकल मैकेनिक्स लोरेंज फोर्स को देखते हुए मैं अज्यूम करती हूँ कि आप सभी लोरेंज फोर्स के बारे में जानते हैं। मान लो कि आप Z डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की उपस्थिति में चार्ज्ड पार्टिकल को देखना चाहते हैं। यह सबसे अधिक जनरल लोरेंज फोर्स है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को समाविष्ट किया है। लेकिन फोर्स क्या है यह देखने की मैं कोशिश कर सकती हूँ। जब आप Z डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लागू करते हैं और B को वेक्टर के कर्ल के रूप में लिखा जा सकता है, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की अनुपस्थिति के बारे में देखेंगे। हम क्या करेंगे, सरलता से हम क्लासिकल मैकेनिक्स में मोमेंटम को स्थानांतरित करेंगे। क्लासिकल मैकेनिक्स में हम ऐसा करते हैं, हम मोमेंटम को रिप्लेस करते हैं शिफ्ट द्वारा। ऐसा करने के पीछे का कारण है, अगर हम इस शिफ्ट के साथ लैग्रेंजियन लेते हैं और यूलर लैग्रेंजियन इक्वेशंस लिखते हैं, तो आप वापस लोरेंज फोर्स में आएंगे। मुझे यकीन है क्लासिकल मैकेनिक्स फोर्स में आपने यह पहले किया होगा। आपने नहीं किया है, अभी हम यह डेटा के रूप में लेंगे। किसी पॉइंट पर आपको यूलर लैग्रेंजियन इक्वेशन लिखनी होगी। इस शिफ्ट किए गए के लिए आप दिखा सकते हैं कि आपको लोरेंज फोर्स मिलता है। केवल आपको दिखाने के लिए फ्री पार्टिकल को देखें। आप mx डबल डॉट इक्वल 0 चाहते हैं। आप इसे कैसे करेंगे, क्लासिकल मैकेनिक्स में आप इसे हाफ mx डॉट स्क्वायर्ड लेंगे और फिर आपके पास है पिछले एक्शन का प्रिंसिपल। इस एक्शन को एक्सट्रीम करेंगे जो है LDT डेल्टा S इक्वल है 0। आपको मिलेगा डेल L बटा डेल X डॉट D बटा DT माइनस या यह डेल L बटा डेल X। यहाँ इस लैग्रेंजियन के लिए सब्स्टिट्यूट करें, आपको मिलेगा डेल बटा डेल x डॉट, यह देगा 2m x डॉट और d बटा dt आपको देगा हाफ पहले से ही है, तो यह है mx डबल डॉट और डेल l डेल x यह 0 है, इसलिए आपको यह इक्वेशन मिलेगा। वैसे ही पार्टिकल n के लिए, तो इसी तरह आप मैग्नेटिक फील्ड के पार्टिकल A के लिए भी कर सकते हैं। तो आप यह लिखने की कोशिश कर सकते हैं, आपका लैग्रेंजियन। आपको एक टर्म मिलेगा जहां आप x डॉट स्क्वायर्ड के टर्म्स में फिर से लिखने की कोशिश करेंगे। तो मूल रूप से जब आप मोमेंटम लिखते हैं तब लैग्रेंजियन सही नहीं है, यह हैमिल्टनियन हो जाता है। हैमिल्टनियन लैग्रेंजियन से कैसे संबंधित है? Q डॉट यह लेजेंड्रे ट्रांसफॉर्म है जो आपको x और p के फंक्शन देगा और यह x और x डॉट का फंक्शन है। और आप हैमिल्टनियन क्या है यह लिख सकते हैं और इस मोशन के इक्वेशंस को भी देखें। तो मैं क्या कह रही हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड के पार्टिकल के लिए अगर आप p को p माइनस टी ए बटा c होल स्क्वायर्ड बटा 2m से बदल देंगे तो फ्री पार्टिकल, और अगर आप यूलर लैग्रेंजियन इक्वेशन से फिर से लिखने की कोशिश करेंगे उपरोक्त या हैमिल्टनियन इक्वेशन का इस्तेमाल करके और इसे दूसरे ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन में बदल देंगे, तो आपको मिलेगा ऐसा फोर्स जो लोरेंज फोर्स है।
इसे चेक करना मैं आप पर छोड़ती हूँ, ठीक है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अनुपस्थिति में आप शिफ्ट कर सकते हैं और लोरेंज फोर्स के साथ संपर्क कर सकते हैं और वेक्टर पोटेंशियल के लिए विशिष्ट विकल्प लेंगे। यह हमारे हाथ में है। यह हमारे हाथ में क्यों है? आप समान इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लेकिन डिफरेंट एस लेने का प्रयास कर सकते हैं जो गेज ट्रांसफॉर्मेशन से संबंधित है, ठीक है? आप दूसरा विकल्प चुन सकते हैं जिसमें कर्ल ए आपको समान मैग्नेटिक फील्ड देगा और उसी तरह से अनुरूप इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अगर आप ढूंढना चाहते हैं तो यह एक विकल्प है। यह एक विकल्प है जो मुझे जेड डायरेक्शन के साथ मुझे मैग्नेटिक फील्ड प्रदान करेगा। तो फोर्स लॉ जो dp प्राइम बटा dt है, मैं यही तो कह रही थी। आप इस एक के चयन के साथ हैमिल्टनियन लिख सकते हैं। यह एक विशिष्ट चयन है। मुझे मिला यह हैमिल्टनियन। अब इस हैमिल्टनियन को देखो और क्या हो रहा है मुझे बताओ। तो अब इस C को 1 लेंगे। आप C भी डाल सकते हैं। कई बार हम क्या करते हैं, हम m इक्वल टू 1 C इक्वल टू 1 लेते हैं। शायद मैंने ऐसे ही लिख दिया हो जो कि सही नहीं है, ठीक है? हैमिल्टनियन को देखें, मैंने p प्राइम की जगह p माइनस ई ए बटा c सब्स्टिट्यूट किया है और कैपिटल A वेक्टर पोटेंशियल वेक्टर में ax के कंपोनेंट को माइनस by को चुन रहा हूँ तो वहाँ पर a बटा c होना चाहिए जैसे कि उसने बताया। c इक्वल a को लेकर शिफ्ट करेंगे तो यह है bx पर शिफ्ट करके। तो क्या यह सही है? यह आपको z के डायरेक्शन के साथ मैग्नेटिक फील्ड देता है। a का कर्ल अगर आप करते हैं तो आपका भी z भी होना चाहिए। हम वेव फंक्शंस को अलग कैसे कर सकते हैं? निश्चित रूप से z कोऑर्डिनेट फ्री पार्ट की तरह है, x और y युग्मित है। क्यों? यहाँ एक y टर्म है और py टर्म है और यहाँ y के साथ एक क्रॉस टर्म px भी है। आप x y वेव फंक्शन को अलग नहीं कर सकते हैं लेकिन आप z वेव फंक्शन अलग कर सकते हैं। तो पहले आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को देखना होगा और पहला सॉल्यूशन कैसे लिख सकते हैं यह सोचना होगा। फिर आप ट्रायल फंक्शंस भी कर सकते हैं। आप युग्मित किए हुए एक्स वाई कंपोनेंट्स के लिए कई ट्रायल फंक्शंस का प्रयास कर सकते हैं। अगर मैं प्लग इन करूंगी और एक्स के पावर्स की तुलना करूंगी, वाई के पावर्स की तुलना करूंगी, अगर मुझे कंसिस्टेंट सॉल्यूशन मिलता है तो यह भी सॉल्यूशन है। आपने अपने पिछले पाठ्यक्रम में यही तो किया था, आपने ट्रायल फंक्शन दिया था और आप एक्स के पावर की तुलना करें और एनर्जी आइगन वैल्यू ढूंढेंगे। यह भी कर सकते हैं लेकिन हम यह करें इससे पहले इसे ध्यान से देखें और इन्हें फंक्शन में अलग कैसे करते हैं देखें। और हमें पता है कि तो आप देख सकते हैं कि हैमिल्टनियन ऑपरेटर को अलग किया जा सकता है एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स के साथ युग्मित के रूप में और जेड के लिए हैमिल्टनियन के रूप में जो है पी जेड स्क्वायर्ड ओवर 2m, जिसका अर्थ है कि एक्स वाई जेड के साई को जेड के फाई के रूप में लिख सकते हैं। वेरिएबल्स को अलग करना और आपके पास है p माइनस। मैं प्रॉब्लम को हल करूंगी, क्यों नहीं? मुझे ढूंढना है कि कुल e क्या है, मुझे e एक क्या है यह ढूंढना है। मुझे ढूंढना है कि e टॉप एक्स वाई जेड का फाई क्या है, मुझे पता है। जेड का फाई क्यों मुझे पता है? यह केवल फ्री पार्टिकल इक्वेशन है। इसे एक डायमेंशनल स्टेप पोटेंशियल में करेंगे तो फ्री पार्टिकल के तौर पर जेड के लिए सॉल्यूशन के सबस्क्रिप्ट z लेकर, जहाँ के सबस्क्रिप्ट z है √2m माइनस e एक बटा। तो अब हमारे पास ऐसा कोई तरीका नहीं है कि हम x y के लिए इसे फिक्स कर सकें। हम कोशिश करते हैं कि ट्रायल सॉल्यूशन को देखते हैं। तो यह केवल ट्रायल सॉल्यूशन है, यह डेरिवेशन नहीं है। मैं बस इस सॉल्यूशन को इस इक्वेशन में डालना चाहती हूँ और देखो आपको क्या मिलता है। यह करते समय आप केवल यही देख सकते हैं कि ऐसा व्यवहार करता है कि यहाँ x डायरेक्शन में फ्री पार्टिकल है लेकिन फिर y कंपोनेंट इसके x द्वारा डिक्टेट किया गया है कुछ तरीके से। यह अलग नहीं है, असल में यह y का f है, यह इससे इंडिपेंडेंट नहीं है। यहाँ a के x है जो दिखाई देता है। तो मैं इसी तरह से इस इक्वेशन के लिए विश्वसनीय सॉल्यूशन ढूंढ रही हूँ या इसे ट्रायल सॉल्यूशन के रूप में लूंगी और इसे ऊपर के इक्वेशन में डालेंगे। तो चलिए इसे डालते हैं और टॉप इक्वेशन लिखें। क्या आप
इसे प्लग कर सकते हैं और चेक करें कि क्या आपको यह मिलता है। तो यहाँ px² होगा। px² आपको x² देगा, क्योंकि आपके पास होगा डेल बटा डेल x माइनस आई एच क्रॉस डेल बटा डेल x। यह आपको देगा कि x, तो इसे सब्स्टिट्यूट करें और आपको यह मिलता है या नहीं यह चेक करें। मैंने इसे अपने स्वार्थ के लिए इस तरह से लिखा है। यह हार्मोनिक ऑसिलेटर शिफ्ट किया गया हार्मोनिक ऑसिलेटर जैसा दिखता है, लेकिन यह शिफ्ट मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंडेंट है और के x, जो x का कंपोनेंट वेव फंक्शन है, यह पूरी तरह से अलग है। अगर मैं आपको यह नहीं देती हूँ, आप यहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं, लेकिन अगर मैं आपको यह ट्रायल फंक्शन देती हूँ तो अलग तरीके से करेंगे, जहाँ पर हमें यह अनुभव प्राप्त होगा। मैं बस आपको हार्मोनिक ऑसिलेटर की जानकारी के साथ अलग प्रकार की पोटेंशियल एनर्जी का अनुभव देना चाहती हूँ। क्या आप बिना जटिलता के ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स को हल करने की कोशिश कर सकते हैं और इन डिफरेंशियल इक्वेशन हल कर सकते हैं? यही मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि मैंने यह फॉर्म दिया है और अगर आप इसे डालेंगे तो आप देखेंगे कि ऑपरेटर डिफरेंशियल ऑपरेटर जो यहाँ आपके पास हैमिल्टनियन ऑपरेटर है, ये दोनों साइड्स आइगन फंक्शंस है, बिल्कुल अपने टाइम इंडिपेंडेंट थ्योरम की तरह। लेकिन आपन इसे यहाँ पढ़ सकते हैं कि यहाँ फ्रीक्वेंसी ओमेगा² है EB बटा M, EB बटा M है होल स्क्वायर्ड है ओमेगा², और यह शिफ्ट किया गया ऑसिलेटर है। इस शिफ्ट y0 के साथ जो डिपेंडेंट है x कंपोनेंट क्वांटम नंबर के x पर और मैग्नेटिक फीलिंग्स प्रोपोर्शनल थी। तो अब सॉल्यूशन क्या होगा? हम y का f के x क्या है यह लिखने की कोशिश कर सकते हैं। अब आप यह भी देख सकते हैं कि जहां पीक या वेव फंक्शन शिफ्ट होता है वहां kx डिपेंडेंट दिखाई दे। अगर kx 0 है तो यह आपके y कोऑर्डिनेट के सामान्य हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह दिखाई देता है। अगर kx नॉन जीरो है, अगर यह पॉजिटिव है तो यह पॉजिटिव y एक्सिस पर शिफ्ट होगा। अगर यह निगेटिव है तो हम इसे निगेटिव y एक्सिस पर शिफ्ट करेंगे। समझ गए? कृपया यह स्टेप करें, बस इसे इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें और वेरीफाई करें कि यह z है। अगर आपने पहले ही यह नहीं किया है तो कृपया इसे भरें। तो फिर से यह शिफ्ट किया गया ऑसिलेटर है और ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी भी इस इक्वेशन द्वारा दी जाती है, जो है EB बटा M। तो एनर्जी क्या होगी? हाफ H क्रॉस ओमेगा होगा EB बटा M ग्राउंड स्टेट के लिए। दूसरा स्टेट है N प्लस हाफ H क्रॉस ओमेगा है CB बटा N। आखिर में हम देखेंगे कि हम असल में इस तरह से सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। T2I के x और फिर y से y प्राइम पर शिफ्ट किया गया y के साथ Fn है, और इसलिए आप m ओमेगा को h क्रॉस लिखकर इसे नए कोऑर्डिनेट के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। आइगन वैल्यू होगी यहाँ होगा n प्लस हाफ h क्रॉस ओमेगा, जहाँ ओमेगा है EB बटा N यहाँ एनर्जी या कुछ और है। z कोऑर्डिनेट एनर्जी को यहाँ जोड़ा जाना चाहिए। तो 3 डायमेंशंस में पार्टिकल के लिए टोटल सॉल्यूशन जो मैग्नेटिक फील्ड के अधीन होगा, हम z डायरेक्शन में वेक्टर पोटेंशियल मैग्नेटिक फील्ड के लिए उचित विकल्प इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। आप वेक्टर पोटेंशियल के लिए उचित चुनाव करते हैं और सेपरेबल फंक्शंस के लिए UN ढूंढने की कोशिश करते हैं। I के है z सेपरेटेड है, लेकिन फिर x और y जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो यह है y प्राइम असल में kx का फंक्शन है। तो यह पूर्ण सॉल्यूशन है। क्वांटम नंबर्स है ऑर्डरली n। आप एक x और के z ले सकते हैं। अनुरूप एनर्जी n, माफ करें
y कोऑर्डिनेट में एक्साइटेड स्टेट n के लिए एनर्जी, लेकिन आप a के x ले सकते हैं जो एनर्जी के लिए कंट्रीब्यूट करता है जनरल x कोऑर्डिनेट और के z में, लेकिन हमने देखा है कि के x और n युग्मित है और इस तरह से कि एनर्जी एक तरह से केवल हार्मोनिक ऑसिलेटर पर ही डिपेंड है, शिफ्ट किए गए हार्मोनिक ऑसिलेटर पर। तो यहाँ कोई भी के x डिपेंडेंट एनर्जी नहीं है। के एक्स केवल हार्मोनिक ऑसिलेटर के शिफ्टिंग में दिखाई देगा। हार्मोनिक ऑसिलेटर y कोऑर्डिनेट से y प्राइम पर शिफ्ट होता है, जहां y प्राइम के x पर डिपेंडेंट है, लेकिन एनर्जी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता क्योंकि यहाँ केवल दो इक्वेशंस है, E1 और E-1। E1 था n प्लस हाफ h क्रॉस ओमेगा, E-1 था h क्रॉस स्क्वायर्ड के z स्क्वायर्ड। यह के s नहीं है, तो डेल यू क्या होगा? यह डिजेनरेसी है। दिए हुए n और के z के लिए के x कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब है z है इनफाइनाइट चार डिजेनरेसी वेव फंक्शंस। हमारे पास भिन्न के x के लिए कई संभव वेव फंक्शंस हो सकते हैं, लेकिन विशिष्ट n और के z हाईली डिजेनरेट, इन्फिनाइटली डिजेनरेट है। ठीक है, चित्रात्मक रूप से मैं इसे ऐसे दिखाऊंगी। अगर मैं ग्राउंड स्टेट को देखूं तो n इक्वल टू 0 है विशिष्ट के z के साथ। मुझे यह लिखना होगा नहीं, मैं इनफाइनाइट लिखने में अच्छी नहीं हूँ, तो इसे कई लाइंस में रखकर कह सकती हूँ कि हर लेवल पर आपके पास कई वेव फंक्शंस हो सकते हैं जो कि x के अलग चुनावों पर डिपेंड है। ये सभी समान शेयर करेंगे, तो यह है जिसे हम कभी कभी लैंडाउ लेवल्स कहते हैं। तो मैंने आपको एक छोटी सी सैर करवाई है जहां मैंने युग्मित हार्मोनिक ऑसिलेटर लिए थे। मैंने कहा कि आप इसे अनडू कर सकते हैं अपने एक्सिस को उचित तरह से रोटेट करके। फिर मैंने केवल ऑसिलेटर और इलेक्ट्रिक फील्ड जोड़े हैं और हमारे पास स्क्वायर्स पूरा करने की ट्रिक है जहां यह शिफ्ट किए गए हार्मोनिक ऑसिलेटर बनते हैं। फिर मैंने और जटिल प्रॉब्लम्स दिए जहां मैंने मैग्नेटिक फील्ड में पार्टिकल जोड़ा जो लोरेंज फोर्स को संतुष्ट करता है, जो आपको हैमिल्टनियन देगा, और वेक्टर पोटेंशियल के उचित चयन के साथ आपको वेव फंक्शंस मिल जाएगा जो हाईली डिजेनरेट है। विशिष्ट n और विशिष्ट के z के लिए के z कुछ भी हो सकता है।